हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। हम लोग आज बात करेंगे पेपर 3 में टॉपिक है जनरल स्टडीज का पोर्शन, जहां से 30 क्वेश्चन आपके बनेंगे। सारा चीज़ को स्टडी किया कीजिए, जनरल स्टडीज हो, जनरल साइंस हो, कंप्यूटर का वीडियो हो, ओके, झारखंड वीडियो हो, सारा स्टडी किया कीजिए। क्योंकि पता है ना कि अब जब तक बॉडी में बैलेंस डाइट नहीं दीजिएगा, बॉडी अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर सब चीज़ कोई भी पार्ट अगर छोड़िएगा, सब चीज़ अच्छा से नहीं पढ़िएगा, तो एग्जाम में आपका मेरिट नहीं बनने वाला। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12 तक। पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दें, और कोई भी क्वेरी आता है कमेंट से जरूर बताएं, अदरवाइज यहाँ पे ईमेल है। ओके, झारखंड का वीडियो आपको रात को 8 बजे मिल जाता है, तो उसको जरूर एंजॉय किया कीजिए। मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, देखिए भर भर के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए, एक एक स्लाइड में भर भर के इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि बहुत सारा नॉलेज आपके पास रहे। ओके, और वैसे फालतू चीज़ें नहीं देता हूँ, जो आपका एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके, वो इतना ही चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ, तो देखा कीजिए। झारखंड के वीडियो को भी शाम को भी लाइव आप लोग एंजॉय करिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट बायो सीएनजी पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन। तो बोला जा रहा है कि इंडिया का जो पहला जो है से बायो सीएनजी पावर प्लांट है वह कहाँ पे लगाया गया था? वडोदरा, पुणे, मुंबई या फिर गोवा? तो देखिए, जो सीएनजी पावर प्लांट भारत में पहला बार लगाया गया था वह लगाया गया था पुणे में। कहाँ लगाया गया था? पुणे में। आपको पता है पुणे जो है ऐसी जगह है महाराष्ट्र में। ओके, और यही पुणे पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल केमिकल लेबोरेटरी भी है। क्या है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी भी यहाँ पे पड़ेगा आपको पुणे में। और पुणे में सीडैक भी है ना, सीडैक याद है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यहीं पे है पुणे। ओके, तो पुणे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो कहाँ सबसे पहले सीएनजी पावर प्लांट लगाया गया था? सीएनजी पावर प्लांट लगाया गया था पुणे में, भारत का पहला। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का फुल होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, और सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या होगा? सीएनजी का मेन कंपोनेंट मीथेन होगा। ओके, सीएनजी वगैरह नेचुरल गैस देखने को मिलेगा, उसमें आपको मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में ना। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। द मोस्ट सोल्ड नोवेल द सीक्रेट ऑफ नागास हैज़ बिन रिटन बाय। आपको बताना है कि जो बुक है द सीक्रेट ऑफ नोवेल, बुक तो नहीं कर सकते, नोवेल है, तो वह किनके द्वारा लिखा गया है? सबसे ज़्यादा बिकने वाला उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं टेस्ट बहुत उम्दा लेवल का प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, और यह कहने की बात नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे ना किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं चीज़ अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन टेस्ट जो है सब बहुत उम्दा लेवल का है। आप लोग जाकर जरूर एंजॉय कीजिए। करंट अफेयर हो, पेपर 3 का मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा रहा हूँ। पेपर 3 2 तो आप लोग देख ही रहे होंगे। ओके, तो पेपर 3 और पेपर 1 में तैयारी कर रहा हूँ, आपको पता है अच्छे से। तो सीक्रेट ऑफ नागास जो बुक है कौन लिखे हैं? रविंद्र सिंह, अमित त्रिपाठी, चेतन भगत, अरुंधति रॉय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका अमित त्रिपाठी ना। तो अमित त्रिपाठी जो है से ये बुक लिखे हैं द सीक्रेट ऑफ नागास, बहुत फेमस बुक है। और इनका ना एक बुक और याद रखिएगा, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा। द इमोर्टल ऑफ मेलुहा एक बुक याद रख लीजिएगा, TIM, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा। ये भी बुक अमित त्रिपाठी के द्वारा ही लिखा गया है। कुछ और चर्चा कर देता हूँ। अब रविंदर सिंह के द्वारा हमको बुक है, इनको तो बुक ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, जैसे कि आई टू हैड अ लव स्टोरी, आई टू हैड अ लव स्टोरी, कैन लव हैपन ट्वाइस, इस तरह का बुक इनका है रविंदर सिंह का, कैन लव हैपन ट्वाइस। ओके, और आई टू TOO हैड अ लव स्टोरी, इस तरह से कुछ बुक लिखे हैं। ओके, चलिए चेतन भगत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बुक हमेशा पूछा जाता है। तो चेतन भगत का जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड हो गया और 2 स्टेट्स हो गया, मूवी बन चुका है, इस पर देख सकते हैं आप लोग। हाफ गर्लफ्रेंड 2 स्टेट्स हो गया, 5 पॉइंट आपका समून देखने को मिलेगा। ओके, तो मेकिंग इंडिया ऑसम, इस तरह का है बुक। ओके, तीसरा बुक है ना फ्रीडम 2020, बुक लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं? फ्रीडम 2020। देखिएगा, फ्रीडम 2020 को इंडिया 2020 से कंफ्यूज मत कीजिएगा ना। इंडिया 2020 बुक जो है से APJ अब्दुल कलाम जी लिखे हैं, ये लिखे हैं फ्रीडम 2020। ओके, चलिए अरुंधति रॉय के बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इनका जो बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है 1997 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक बन जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत बार पूछा जाता है, अरुंधति रॉय का है। बाकी आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अमित त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर गिवन फ्रॉम। तो बोला जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को वेतन और जो भत्ता दिया जाता है वह कहाँ से दिया जाता है? द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट फंड, या फिर स्पेशल फंड। तो देखिए इसको ना कंसोलिडेटेड को बोलते हैं संचित निधि, संचित निधि बोलते हैं, कंटीजेंसी को आकस्मिक निधि बोलते हैं आप लोग। तो देखिएगा थोड़ा सा, तो इनका जो राष्ट्रपति का वेतन वगैरह दिया जाता है सब, वो में दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो मेंशन आप लोग को देखने को मिलेगा आर्टिकल 266 ए में 1 में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। क्या बोला, कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया है उसका प्रोविजन कहाँ से देखा जाता है प्रोविजन उसका आर्टिकल 266 ए में देखा जाता है संविधान में। और उसके बाद कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसका प्रोविजन देखने को मिलेगा आर्टिकल 267 ए से, है ना। चलिए, और बाकी थोड़ा सा एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो आर्टिकल 266(2) है ना, उसमें आपको जो पब्लिक अकाउंट देखने को मिलेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह समझते हैं ना, ओके, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो वह जो है से आपका देखने को मिलेगा आर्टिकल 266(2) में, आर्टिकल 266(2) में जो है से आपको पब्लिक अकाउंट देखने को मिलता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। थोड़ा सा प्रोनाउंस गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्यों, अभी होता है यूट्यूब पे जब आता हो ना तभी होता है, बाद पता चलता है नहीं करे इसको ऐसे तो और अच्छा कर सकते थे। ओके, यूट्यूब पढ़ाइए कभी पता चलेगा थोड़ा थोड़ा। Which of the following was the capital of कदम किंग्स? कदम किंग राजाओं के बारे में नाम सुने हैं? देखिए, मैं आप लोग के लिए छांट छाट कर ऐसा क्वेश्चन लाता हूं जो लगभग मतलब उम्दा लेवल का क्वेश्चन रहता है, जनरल क्वेश्चन मैं नहीं लाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टू हार्ड रहता है, एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि इजी टाइप क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड बनते हैं तो मैं ऐसे ही चलते फिरते डिस्कस कर देता हूँ। तो मैं टॉप क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। कदम किंग्स, अब बहुत लोग इसका नाम नहीं सुने होंगे, तो कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बादामी, मालाबार, वेनागी या फिर बनवासी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बनवासी। साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा बहुत सारा पल्लव जो डायनेस्टी वगैरह देखिएगा, उन्होंने से लड़ाई झगड़ा इन लोग का बहुत हुआ था, तो उस समय आपका बनवासी देखने को मिलेगा। ओके, देखिएगा जो बनवासी जो आप देखने को मिलेगा, राजा थे तो डायनेस्टी भी होगा, तो ठीक है। तो कदम जो डायनेस्टी था उसका जो फाउंडर देखने को मिलेगा वो मिले थे मयूर शर्मन। कौन थे? मयूर शर्मन देखने को मिलेंगे। ओके, तो याद रख लीजिए इनके बारे में। ओके, मयूर शर्मन। और यह 4th सेंचुरी वगैरह का बात हो रहा है। ओके, 4th सेंचुरी के टाइम में बात हो रहा है सब कदम राजाओं की। ओके, अब ऐसे एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जैसे कि साउथ इंडिया में बहुत सारे जो आप लोग डायनेस्टी देखे होंगे, जैसे कि अभी देख लीजिए पल्लवाज हो गया, क्या हो गया? पल्लवाज हो गया, चेर हो गया, चोला हो गया, पांडे हो गया, तो सर बहुत सारी चीज़ आप लोग देखे होंगे। एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब साउथ इंडिया में पाया जाता है। एक ना पाला डायनेस्टी जो है ना, सिर्फ देखिए साउथ इंडिया का नहीं है, तो क्वेश्चन से बताते हैं कि इनमें से कौन सा जो डायनेस्टी है वह साउथ इंडिया का नहीं है। तो पाला डायनेस्टी याद रखिएगा, इस साउथ इंडिया का नहीं, बंगाल का था ना, बंगाल में शासन किया करता था पाला डायनेस्टी। ओके, समझ गए? तो यही सारा है। ओके, समझ गया ना। तो क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा, पाल डायनेस्टी इधर नहीं था, बाकी पांड्य, चोल है, चेरा है, ओके, पल्लवाज वगैरह, ये सब बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा आपको साउथ इंडिया में। अब अभी एक नया मिल ही गया, ओके, नया दोस्त इसका कदम। ओके, तो चलिए बाकी इसका फाउंडर रखिएगा मयूर शर्मन वगैरह। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बाय प्रोडक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप? ओके, तो सोप के निर्माण में से बाय प्रोडक्ट कौन है? अब भाई क्वेश्चन में क्यों ले लिया, इसको तो मुझे साइंस में डालना चाहिए था, कभी कभी ना याद नहीं रहता। चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं, इसको जनरल साइंस में डालना चाहिए था। एक्चुअली में झारखंड सीजीएल ने थोड़ा सा इस वर्ष ना क्या किया है ना कि सारा जो साइंस का क्वेश्चन होता है ना वो भी जनरल स्टडीज में ही आता है, तो उसको थोड़ा सा अलग करके उन लोग सेपरेट कर दिए हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या जाता है। तो देखते हैं बाई प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है, इथेनॉल, मिथेनॉल, ग्लिसरॉल या फिर ग्लाइकोल? तो बताइए कि जो साबुनीकरण होता है, साबुन बनाने का प्रक्रिया, उसको आप लोग सपोनिफिकेशन बोलते हैं, तो उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, उप उत्पाद क्या बनता है, यानी कि मेन प्रोडक्ट के साथ एक जो चीज़ बनता है एक और चीज़, उसको बोलते हैं उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट। तो देखिए इसका आंसर ग्लिसरॉल होगा। क्या होगा? ग्लिसरॉल होगा। ओके, बाकी ग्लाइकोल तो आप लोग याद है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल आप लोग पेट्रोल वगैरह मिलाते हैं, एंटी फ्रीज के रूप में यूज करता है, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट एंटी फ्रीज के रूप में यूज होता है। ओके, चलिए बाकी कल तो मिथेनॉल बताया था, मिथेनॉल इथेनॉल, ओके सारा चीज़ बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। यहाँ से थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ साबुनीकरण प्रोसेस के द्वारा। देखिए साबुन आखिर होता क्या है, तो साबुन अगर पूछेंगे तो बोल दीजिएगा कि यह लॉन्ग चेन होता है ना। क्या होता है? लॉन्ग चेन होता है, सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है। तो फैटी एसिड होता है उसमें बहुत सारा वसीय जो अम्ल होता है, उसका लंबा चेन होता है, उसका रिएक्शन होता है, आप लोग कोई मानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए, तो उसी का एक लवण होता है साबुन। तो देख लीजिएगा यहाँ से C15H जो है से 31 COON एक सोडियम पाल्मिटेट एक तरह का साबुन है, और यहाँ से देखिए जो बाई प्रोडक्ट, इसको आगे लिख दिया, यही बाई प्रोडक्ट है, यह बाई प्रोडक्ट जो है आपका बन के निकला है। ओके, तो यही रिएक्शन है इसका, देख लीजिएगा, इसी का नाम है ग्लिसरॉल ना। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, इसको बोलते हैं 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं आप लोग? प्रोपेन, प्रोपेन है, यहाँ पे देख लीजिएगा 1 2 3, 3 को अल्कोहल है तो ट्राइयोल डाल दीजिए। ओके,
तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइवल होता है ग्लिसरॉल का IUPAC नेम, ग्लिसरॉल इसका कॉमन नेम है। तो यही आपका साबुन बन गया। साबुन पूछेगा तो लॉन्ग चेन बोल दीजिएगा कि साल्ट है किसका, सोडियम और पोटेशियम लवण का, फैटी एसिड का एक साल्ट होता है ना। चलिए और हो गया आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछें कि हम लोग जो साबुन है और जो डिटर्जेंट होता है उसमें क्या डिफरेंस है, तो याद रख लीजिए सोप जो है से वाटर का पोल्यूशन नहीं करता है, सोप जो है से वाटर पोल्यूशन नहीं करता है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है वाटर पोल्यूशन करता है। लेकिन सोप जो है से आपका हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, सोप जो है से हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके चलिए इस तरह कुछ है। ओके और हाँ एक चीज़ और जो देखिएगा कि कोई पानी है ना, कोई पानी है उसमें आपका झाग नहीं बन रहा है, तो समझ जाइएगा उसमें हार्ड वाटर है। तो उसमें होता है हार्ड वाटर जब हो जाता है कोई चीज़, तो उसमें साल्ट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के चलते होता है। ओके और जो डिटर्जेंट होता है ना हार्ड वाटर में अच्छा से काम कर सकता है, साबुन काम नहीं करेगा। ओके समझ चुके हैं अच्छा से ना सारा चीज़, ध्यान से सुना कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, तो वहाँ से क्वेश्चन बनकर निकल के आया आपके पास। तो देख लीजिए जो बहुत सारा आपको पता है कि संविधान में 22 भाषाएं हैं। ओके तो सबसे पहले 18 था, बाद में 4 लैंग्वेज ऐड किया गया तो 22 हो गया। तो वही बोला जा रहा है कि कौन कौन लैंग्वेज कहाँ से निकल गए है, बोला जा रहा है कि मैथिली, जो मैथिली भाषा है बिहार से है, संथाली झारखंड से है, बोडो जैसे मेघालय से है, डोगरी जैसे जम्मू कश्मीर से है। कौन पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ से देखिएगा तो कौन है, तो यहाँ से बोडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से बोडो लैंग्वेज जो है से आपका मेघालय में नहीं देखने को मिलेगा, बोडो जो देखने को मिलेगा ना वो आसाम में देखने को मिलेगा। क्या होगा, बोडो जो है आसाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों का थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे तब बोडोलैंड की मांग किया जाता था, क्या बोडोलैंड का मांग किया जाता था, तो आसाम में पड़ता है। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा जब 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तो इस लैंग्वेज 4 लैंग्वेज जो है से ऐड किया गया था संविधान के 8वीं अनुसूची में। आपको पता होगा 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज अभी है। ओके चलिए तो यही है। झारखंड का संथाली लैंग्वेज भी था, आपको पता होगा संथाली लैंग्वेज बोला जाता है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, संथाली और मुंडारी लैंग्वेज। तो झारखंड के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देख लीजिएगा ये सारा जगह का जो है लैंग्वेज है, थोड़ा लास्ट वाला है तो आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए तो बोडो मेघालय में नहीं था ना, बोडो जैसे कहाँ पड़ेगा, आपको आसाम का लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर मूव करते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में कौन गैस प्रयुक्त होता है। आपको अच्छे से पता होगा कि आप लोग जब रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है ना, आप लोग फ्रिज जो बोलते हैं ना, फ्रिज वही फ्रिज होता है, तो उसको रेफ्रिजरेटर नाम है। ओके तो FRIDG बोलिएगा, FREE फ्रिज मतलब जमना होता है, FREEJD। तो यहाँ से देखिएगा तो इसमें ना फ्रियोन 12 का यूज़ किया जाता है। क्या होता है, फ्रियोन 12 का इसमें यूज़ किया जाता है शीतलक के रूप में, यानी कि कूलेंट के रूप में, ठंडा करने में इसका यूज होता है। तो देखिएगा एक तरह से ना सब ग्रीन हाउस गैसेस के जैसा भी काम करता है, मतलब सॉरी CFC काम करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जैसा काम करता है। क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जैसा काम करता है। तो सब देखिएगा ना कि CFC वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग, ओके ज़्यादा एयर कंडीशनर वगैरह में, ओके या फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह में, तो इससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होता है, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी चला जाएगा। तो फ्रियोन 12 का हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। अब एक देखिए आप लोग ना टेलीग्राम से जुड़ जाया कीजिए, टेलीग्राम पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे कि आज अगर सुबह की बात कीजिएगा तो देखिए रात को मैंने टेस्ट आप लोग का लगाते कुछ क्वेश्चन तो 7-8 या 8 पोस्ट किया होगा, उसके बाद मुझे नींद आ गया, क्योंकि आपको पता होगा कि मतलब छोड़िए मतलब बहुत सारा काम रहता है, तो काम करते करते थक जाता हूँ, तो रिपीटेडली काम करना पड़ता है। तो उधर से मतलब आप लोग का 2 वीडियो अपलोड करके गया, उसके बाद उधर से जब आया काम हम करके, उसके बाद है तो पुनः से टेस्ट लगाना पड़ा, तो टेस्ट लगाते लगाते मुझे नींद आ गई, तो फिर रात को 2 बजे से टेस्ट पोस्ट करना शुरू किया, तो कुछ टेस्ट आप लोगों का पोस्ट कर दिया। तो टेस्ट भी पोस्ट किया, प्लस में 2 चीज़ दिया, जिसमें मैं टोटल जो आपका देखने को मिलेगा 7 शेड्यूल में जितना लिस्ट है, उसमें जितना सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको प्रोवाइड करा दिया, और इंडिया में जितने रिवर्स है और उसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी जो है, वो सारा प्रोवाइड करा दिया। और इस पर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट बनता है। आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग को जितना चीज़ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको ना सेव कर लिया कीजिएगा। ओके क्या कीजिए, सेव कर लिया कीजिए, जैसे कि PDF वगैरह है। देखिए मैं हर एक चीज़ का आप लोग को PDF वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसका आप लोग फाइल बना लीजिए और अलग अलग सब्जेक्ट का सब पार्ट बाई पार्ट जो है से आप लोग उसको कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में देखिए सारा वीडियो को रिवाइज तो होगा नहीं, तो उसको नोट्स वगैरह PDF रहेगा तो फटाफट रिविजन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, मैं बता रहा हूँ। तो देख लीजिए, तो आपको बताना है कि यूनियन लिस्ट में कौन इसमें जो है से इंक्लूड नहीं है, पूछा आपसे ना, कौन पूछा है कि यूनियन लिस्ट में कौन शामिल नहीं है।
तो यही सारा 7 शेड्यूल के बारे में बात किया जा रहा है, तो देख लीजिएगा। तो कुछ कुछ बातें हैं आप लोग थोड़ा सा समझिए। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ तो थोड़ा सा अहमियत समझिए ना। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें बहुत लोग देंगे तो उसका बहुत चार्ज करेंगे, तो ओके मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ तो इन्जॉय कीजिए। बहुत लोगों को एक्सेस नहीं हो पाता है ना, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि एक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं देखिए आप लोग को ट्रूली अगर बोलूँ तो देखिए इंग्लिश का क्लास बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोग का डाउट रहता है। देखिए लेके चलता हूँ, सबको साथ में लेके चलना चाहिए ना, तो इसी के चलते मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो अभी सब कुछ ऐसा ही चलेगा। इन्जॉय कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, लेकिन क्वांटिटी में और क्वालिटी में, क्वांटिटी तो कम दे ही नहीं रहा हूँ, डेली 2 वीडियो देता हूँ, और प्लस में क्वालिटी भी तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। अब मुझे आप लोग सब खुद जानते हैं, आप लोगों को पता है। तो देखिएगा ना, हम लोग को बात कर रहे हैं यूनियन लिस्ट में कौन सा जो है सब्जेक्ट जो है इसमें यूनियन लिस्ट में नहीं है। रक्षा यानी कि डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वित्त जो कि, और फॉरेन अफेयर विदेश मामलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सारा चीज़ देखिए ना, कुछ कुछ ना आइडिया ऐसे भी रख सकते हैं कि जो रक्षा के मामले में है, रक्षा है, डिफेंस करना है, तो डिफेंस पर क्या करते हैं हम लोग, उसमें स्टेट का क्या काम है, स्टेट का क्या काम है, तो उसमें सेंटर काम करता है। जन स्वास्थ्य वगैरह छोड़िए, वित्त वगैरह और विदेश मामला, इस सारा का सारा सेंटर का होता है। सिर्फ जो जन स्वास्थ्य देख रहे हैं ना, पब्लिक हेल्थ क्या देख रहे हैं, पब्लिक हेल्थ जो देख रहे हैं वह जो है आपका सेंट्रल यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। यूनियन लिस्ट को आप लोग सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, यूनियन लिस्ट से आप लोग सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं। और मैं एक चीज़ अगला स्लाइड में डिस्कस कर दूंगा। देखिए यहाँ से कुछ कुछ सब्जेक्ट देख लीजिएगा, कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट का है जिसको आप लोग यूनियन लिस्ट बोल सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में है, ओके, जिसमें आप लोग बहुत सेंटर और स्टेट दोनों काम करते हैं, और स्टेट का लिस्ट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट काम करता है। जैसे देख सकते हैं, जैसे पुलिस है, क्या है, पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन, ये सारा कुछ कुछ सब्जेक्ट है। ओके, ये सारा कुछ कुछ क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में। हेल्थ वहाँ पे नहीं लिखा था, हेल्थ इसमें नहीं लिखा है, तो हेल्थ भी इसी में आएगा, पब्लिक हेल्थ वगैरह, ओके, स्टेट गवर्नमेंट में। बाकी कंकरेंट इसमें देख लीजिए, इस पर दोनों कानून बना सकता है, स्टेट भी और सेंटर भी दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे में एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, मैरिज है, एडोप्शन है, उसके बाद सक्सेशन है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी याद रखिएगा, जो एजुकेशन और फॉरेस्ट है ना, एजुकेशन और जो फॉरेस्ट है उसको जो है से आपको देखने को मिलेगा स्टेट लिस्ट से लेकर उठाकर इसको ऐसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उस समय इसको डाल दिया गया था, उसको इस समय डाल दिया गया था, हम लोग डाल दिए थे कहाँ से, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे। ओके, बाकी यहाँ से देख लीजिएगा यूनियन लिस्ट के बारे में, डिफेंस वगैरह है, बैंकिंग है, ओके, करेंसी है, उसके बाद जो फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन वगैरह सारा देखने को मिलेगा। ये सारा चीज़ आपको यूनियन लिस्ट में आता है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीकल्चर बहुत हो हल्ला मचता है, या जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओके, चलिए देखते होंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है बहुत सारा जो कृषि का लोन वगैरह होता है माफ़ कर देता है ना, तो वो सारा स्टेट के हिस्से में आता है, तो उन लोग ऐसा कर लेता है। ऐसा करना नुकसानदेह होता है, लोगों को पता नहीं चलता है जनरली, कि सोचता है कि फ्री फोकट मिल गया, आप ही का तो पैसा है वो सारा। Which of the following rock provides over 90% of the coal in India? बोला जा रहा है कि इस तरह के किस तरह के चट्टान में जो है से भारत में 90% जो है से कोयला आपको देखने को मिलता है। तो कौन है वह चट्टान प्रणाली, बताइए। 90% से ज़्यादा कोयला देखने को मिलता है। विंध्या सिस्टम है, धारवाड़ सिस्टम हिंदी में यही होता है, टर्सरी सिस्टम है, या फिर गोंडवाना सिस्टम है। तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो गोंडवाना जो सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो है से आपको देखने को मिलेगा जो कोयला वगैरह देखने को मिलता है। ओके, चलिए क्लियर है ना। सबसे ज़्यादा कोयला जो है कहाँ देखने को मिलता है, गोंडवाना सिस्टम में देखने को मिलेगा। अच्छा, बहुत सारा आप लोग पढ़े होंगे वर्ल्ड में गोंडवाना लैंड के बारे में, तो भारत महाद्वीप वगैरह जितना देखने को मिलेगा, उधर कुछ कुछ अमेरिका वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो कुछ कुछ हिस्सा था वो सब गोंडवाना लैंड का भाग था। बाद में धीरे धीरे सब प्लेट वगैरह आपको पता है टूटता जाता है, बिखरते जाता है, तो सब हिस्सा अलग अलग कंटिनेंट में बढ़ जाता है, तो सब गोंडवाना लैंड का वगैरह का भाग था, तो इसको याद रखिएगा। तो गोंडवाना लैंड की चट्टान प्रणाली में 90% से ज़्यादा जो है कोयले का स्रोत है, तो इसको याद रख सकते हैं। इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ओके, और इजी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पे है, अंडमान आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय। देखिए इसमें आपको अंडमान जो है आपको देखने को मिलेगा, जो अंडमान आइलैंड्स है ना वहाँ पे आपको बैरन द्वीप देखने को मिलता है। ओके, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इंपॉर्टेंट बनता है। अब बैरन आइलैंड कहाँ पड़ेगा, अंडमान एंड निकोबार किधर पड़ता है, तो अंडमान एंड निकोबार जो है आपका इधर पड़ेगा, आपका क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा ना। और लक्षद्वीप लेफ्ट साइड में, ऐसे याद रखिएगा, जो इंडिया है उसका लक्षद्वीप लेफ्ट साइड में है। ओके, और अंडमान निकोबार राइट साइड में है, तो एक अगर याद रहेगा दूसरा तो पता चल ही जाएगा। ओके, चलिए
तो इसको याद रख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है ना अंडमान निकोबार वालों में। और हाँ एक चीज़ याद रख लीजिएगा जब यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ से ना 10 डिग्री चैनल है ना, क्या है 10 डिग्री चैनल है, जो कि लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। 10 क्वेश्चन नंबर भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल करंट। अब यहाँ से बताना है, बहुत सारा गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको बताना है कि जो एक क्वेश्चन इस पर और आएगा ना, तो कौन है से आपका कोल्ड करंट के बारे में है। आपको बोला है सांता आटा एक है, ओके, उसका चिनुक है, मिस्ट्रल है या फिर लू। तो बताइए, तो देखिए इसमें से सारा का सारा जो है गर्म धाराएं हैं, एकमात्र ऐसा कोल्ड धारा है वो है मिस्ट्रल। क्या है? मिस्ट्रल है। आप लोग को देखने को फ्रांस और स्पेन वाले रीजन में देखने को मिलेगा ना, मिस्ट्रल जो धारा आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि एक ठंडी जल धारा है, ओके, तो सॉरी जल धारा नहीं है, विंड है, ठंडी जो है से आपका देखने को मिलेगा, विंड है, वह स्पेन और फ्रांस वाले रीजन में देखने को मिलता है। और बाकी सारा जो सांता आटा है, चिनुक है, लू है, ये सारा याद रख लीजिएगा गर्म धारा है। चिनुक पूछा जाता है ना, चिनुक पूछा जाता है, ये कैसी धारा है, तो गर्म धारा है। लू अगर पता होगा, लू इंडिया में चलता है ना, जो स्थानीय पवन वहाँ पे राजस्थान वाले रीजन में चलता है, उसको हम लोग लू बोलते हैं, तो इंडिया का ही है, ओके। और गर्म धारा होता है, मम्मी बोलती है ना कि बेटा बाहर नहीं जाओ, ओके, बाहर ना जाओ नहीं तो लू लग जाएगी, तो वही सारा है, तो बाहर आप लोग भी नहीं जाइएगा, पानी वगैरह का सेवन करते रहिए। कोका कोला ये सब पीना नहीं है, ओके, नारियल पानी पी लीजिए, नहीं तो पानी घड़े का पीते रहिए, ओके। और ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना है ना, बॉडी के लिए सही नहीं होता, नॉर्मल वाटर पीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड वेयर। बोला जा रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिशिंग ग्राउंड है, यानी कि मछली पकड़ने का स्थान है, वो कहाँ पाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का स्थान कहाँ पाया जाता है, तो वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट, जहाँ पर गर्म हवा और ठंडी हवा जहाँ पे मिलता है वहाँ पे, या फिर रिवर्स ड्रेन आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। कहने का मतलब है कि रिवर जो है से आपको क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। जहाँ समुद्र देखे होंगे तो वहाँ पे रिवर जैसे बहुत ज़्यादा अगर फ्रेश वाटर डालती है वहाँ पे। या फिर बोला जा रहा है वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट मीट, जहाँ पर गर्म जो है से सागरीय धारा और ठंडी सागरीय धारा जहाँ पे मिलती है उस जगह पे। या फिर कंटिनेंटल शेप इज अंडुलेटिंग। कंटिनेंटल शेप एक जगह होता है, देखिएगा सागर में कोई ऊंचा जगह होता है, तो उसमें एक कंटिनेंटल शेप उसको बोला जाता है। उसके बाद जो है से जो बोला जाता है कि उसके बाद ढलान होने लगता है, तो गहराई मतलब बढ़ने लगता है, तो थोड़ा सा कम गहरा जगह होता है, तो उस जगह पाया जाता है। तो कौन सा इसका सही आंसर होना चाहिए, तो देखिए इनमें जो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का स्थान पाया जाएगा वह जहाँ पे गर्म धाराएँ, गर्म जल धाराएँ, ओके, और ठंडी जल धाराएँ पड़े होंगे, तो वहाँ पे जो है से सबसे ज़्यादा जो है से मछली आपको देखने को मिलेगा। तो इसको याद रख लीजिएगा, ओके। कहाँ पे मिलेगा सबसे ज़्यादा, जहाँ पे गर्म मछली कहाँ मिलेगा, जहाँ पर गर्म सागरीय धारा और ठंडी सागरीय धारा मिलेगी, वहाँ पे जो है से सबसे ज़्यादा मछली देखने को मिलेगा। और मछली का थोड़ा सा याद रखिएगा, चाइना नंबर टॉप पे है और इंडिया सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ओके। चलिए फिश का ये क्वेश्चन बताइएगा, वर्ल्ड फिश डे कब मनाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल, और उसके बाद लिखा है चर्नोजम्स, लिखा क्या लिखा है चर्नोजम्स। किस तरह के जो है से आप लोग देखने को मिलेगा मिट्टी को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चर्नोजम के नाम से जानते हैं। लेटेराइट सॉइल, एलोवियल सॉइल, सैंडी सॉइल या फिर रेगुर सॉइल, किसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ से इसको याद रख लीजिएगा, इसको तो क्वेश्चन को पता चल रहा है आप लोग नाम सुनोगे ब्लैक सॉइल, क्या सुनोगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का एक और नाम है रेगुर सॉइल, और रेगुर सॉइल को ही बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चर्नोजम, यानी कि ट्रॉपिकल चर्नोजम्स। बात समझ में आ रहा है, तो रेगुर सॉइल का ही यह नाम है, ओके। चलिए ओके समझ गए, तो यही हो गया। रेगुर सॉइल को आप लोग काली मिट्टी बोलते हैं। कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ना, कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह मिट्टी है, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ओके। बाकी लेटराइट, एलोवियल सॉइल को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एलोवियल सॉइल ना भारत में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली सॉइल है ना, एलोवियल सॉइल जो है तो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली सॉइल है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, यहाँ से दो बात होता है, क्या होता है, दो बात आपको बताता हूँ। एक होता है न्यू एलोवियल सॉइल, क्या होता है, न्यू एलोवियल सॉइल होता है, अब एक ओल्ड एलोवियल सॉइल होता है। देखिए तो आप देखो ना, कभी कभी होता है ना, बांगर और खादर का नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे, बांगर और खादर का नाम सुने होंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन होता होगा किस तरह के सॉइल को, मतलब इसका हिंदी जलोढ़ मृदा होता है, तो एक पुराने जलोढ़ को हम लोग बांगर बोलते हैं, या फिर नए जलोढ़ को बांगर बोलते हैं, या उसको खादर बोलते हैं। तो इसको आज डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। इसे देखिए, एक याद रख लीजिएगा बोल्ड, क्या रखिएगा, बोल्ड याद रख लीजिएगा, और एक खान याद रख लीजिएगा,
क्या लिखेंगे, खान। ओके, ऐसे थोड़ा सा। तो जो बांगर होता है ना वो ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोलते हैं, और जो खादर होता है ना वो न्यू एलुवियल सॉइल को बोलते हैं। तो इस तरह से ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं। जो बोल्ड याद रख लीजिएगा, जो बांगर होता है ओल्ड मतलब पुरानी जो जलोढ़ होता है उसको कहा जाता है बांगर, और जो नया जलोढ़ होता है उसको बोलते हैं खादर। तो बोल्ड और खान याद रख सकते हैं, इसको से याद रह जाएगा। एक भी बोल्ड भी याद रख लीजिएगा तो भी दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ओके, एक ही का ट्रिक बनाना है। समझ गया? तो आंसर क्या हो गया, रेगुर सॉइल को हम लोग उसने कटिबंधीय चरनोजम के नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। For an area to be excluded from drought prone category, the -% area of its gross crop area should be under irrigation। बोला जा रहा है ना कि अगर कोई एरिया को, क्या बोला जाए, कोई एरिया को अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर रखना है तो उसके सकल फसल क्षेत्र को, यानी कि जितना फसल आप लगाए हैं उसका कितना % क्षेत्र में आप लोग को सिंचाई होना जरूरी है। 25% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा, 20% या उससे ज़्यादा, 30% उससे ज़्यादा, 40% या उससे ज़्यादा, बताइए। तो इसका जो कि आंसर देखने को मिलेगा, जो हम लोग का अगर कोई मान लेते हैं कोई एरिया को सूखाग्रस्त घोषित नहीं करना है तो 30% या उससे ज़्यादा रीजन में सिंचाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 30% या ज़्यादा जो क्षेत्र होता है उसमें सिंचाई होना चाहिए। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप लोग याद है ना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अगर उसका कुछ क्षेत्र में हम लोग खेती करते हैं तो 30% या उससे ज़्यादा क्षेत्र पर जो है आपका सिंचाई होना चाहिए। और अभी डाटा देखिएगा तो 36.7% जो क्षेत्र है उसमें देखने को मिलेगा आपको सिंचाई होता है। क्या होता है, सिंचाई होता है। चलिए, तो ये सारा कुछ क्षेत्र है। देखे होंगे कि बहुत सारा क्षेत्रों को सूखा घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसा क्या होता है, सिंचाई नहीं हो पाता है, 30% या उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग सूखाग्रस्त घोषित कर देते हैं। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ओके, यही होता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पता है ना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बता दिया, तो इसको याद रखिएगा। और ना हम लोग देखिएगा तो इसका पूरा जो लैंड है इंडिया का वह 2.4% है। क्या है, 2.4% लैंड है पूरा वर्ल्ड का, जबकि पॉपुलेशन में हम लोग लगभग 18% है। कितना परसेंट, 18% पॉपुलेशन है पूरे विश्व का। सेकंड नंबर पर हम लोग पॉपुलेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कोस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। कहने का मतलब है कि कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। काठियावाड़ा कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट या फिर कोरोमंडल कोस्ट। इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझ लीजिएगा तो आंसर देखने को मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट ना। कोरोमंडल कोस्ट देख लीजिए, थोड़ा स्टडी कर लीजिए। यह आपका वेस्ट कोस्ट में नहीं आता है, यह आपका ईस्ट कोस्ट में आता है। देख सकते हैं इधर आपको मालाबार कोस्ट देखने को मिला, कोंकण कोस्ट देखने को मिलता है, जबकि आपको देखिएगा पूरब कोस्ट में उत्कल कोस्ट मिलेगा उड़ीसा वाला रीजन में, आंध्रा कोस्ट है, उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है आपका ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट का हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देश का पहला सिंथेटिक रबड़ प्लांट कहाँ लगाया गया था। तो सिंथेटिक रबड़ आप लोग देखिएगा सोनीपत, चंडीगढ़, लखनऊ या फिर पानीपत। तो देखिए पहला जो रबड़ प्लांट लगाया गया था इंडिया में हुआ था पानीपत ना। क्या था, पानीपत में लगाया गया था। पानीपत हरियाणा में जगह पड़ेगा। 2013 में लगाया गया था। उसी समय जिस समय जो है से भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, याद है ना, 2013 में हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए थे, तो उसी समय लगाया गया था सिंथेटिक रबड़ प्लांट। तो याद रख लीजिएगा पानीपत हरियाणा में पड़ता है। और याद रखिएगा रबड़ का ना प्लांट होता है, क्या होता है, रबड़ का प्लांट होता है। चलिए, और रबड़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो स्टेट देखने को मिलेगा, केरला देखने को मिलेगा ना। भूमध्य रेखीय प्लांट है एक तरह का, याद रखिएगा इसको, भूमध्य रेखीय जो है से प्लांट है रबड़। और याद रखिएगा हम लोग ना रबड़ देखिएगा तो लिक्विड जैसा होता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए क्या होता है, हार्ड बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं। और इस सल्फर मिलाने का प्रक्रिया जो होता है उसको वल्कनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। तो सल्फर से हार्ड होता है। तो पूछेंगे कि रबड़ को हार्ड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वो आप लोग सल्फर लगा लीजिएगा आंसर। ओके, तो चलिए हो गया। अब देखिए SBR, ध्यान दीजिएगा, एक रबड़ होता है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़। क्या होता है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़, बड़े बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जो टायर वगैरह देखिएगा ना तो 50% से ज़्यादा हिस्सा जो होता है उसका SBR से ही बना होता है। ओके, टायर वगैरह, तो SBR स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़ होता है इसका फुल फॉर्म SBR। ओके, तो ये सब कुछ है पानीपत हरियाणा में आप लोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द ओनली पायराइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। पायराइट मतलब आयरन पायराइट के बारे में बात की जा रही है ना। पायराइट मतलब आयरन पायराइट, तो आयरन का ही और है। तो आयरन पायराइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो बोला जा रहा है कि आयरन पायराइट का ओनली प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया बात कही जा रहा है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, बताइए। तो झारखंड के पर्सपेक्टिव में भी जो है से आपको देखने को मिलेगा
कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब आंसर तो पता चल गया। झारखंड एकमात्र है, जैसे कोकिंग कोल वगैरह का मैं बताया था, कोकिंग कोल हो गया, यूरेनियम हो गया, आयरन पायराइट वगैरह, ये सब का झारखंड एकमात्र उत्पादक है। ठीक है, तो न ही सिर्फ झारखंड में, पूरे इंडिया में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयरन पायराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। इसको आप लोग ना फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूल्स गोल्ड। अब फूल्स गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिएगा ना, गोल्ड जैसा चमकता है लेकिन गोल्ड होता नहीं है। गोल्ड जैसा चमकता है लेकिन गोल्ड होता नहीं है, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा कुछ कुछ जो उपनाम होता है इन लोग का वो भी देखते चलिए। बाकी झारखंड में पूरा कंट्री का 40% जो है से देखने को मिलेगा आपका जो है मिनरल पाया जाता है। ओके, और मैं बार बार झारखंड पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बताते रहता हूँ, इतना बार तो बता चुका हूँ। 28% जो है से कोल का रिजर्व है यहाँ पे, 28% कोल का रिजर्व है। लगभग देखिएगा तो 25.7% लिखते हैं, जो कि मैं हमेशा से बताते रहता हूँ, लगभग 26%। तो 26% जो है से आपका देखने को मिलेगा आयरन ओर वगैरह बताया ना अभी, तो आयरन ओर का डिपॉजिट है। और 18% जो है से आपका देखने को मिलेगा झारखंड में क्या था, कॉपर का ना, कॉपर का जो है से आपको देखने को मिलेगा रिजर्व ऐसे मौजूद है झारखंड में। तो इतना सारा है, टोटल कितना आता है पूरा कंट्री का 40%। ओके, तो समझ सकते हैं इसको। ओके चलिए, अब बाकी आयरन ओर का डिपॉजिट जो है से उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है और झारखंड में सेकंड नंबर पे हम लोग आयरन ओर में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इज द ओनली स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल इंडिया में मतलब संविधान में कौन सा मेंशन है, आपको पता है? चलिए बता दूंगा। देखिए इसके आंसर जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ओके, समान नागरिक संहिता होता है, वह गोवा में लागू है। कहाँ पे? गोवा में लागू है। तो एकमात्र राज्य है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, पता था? तो गोवा में है। ओके चलिए, और यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, अगर देखिएगा थोड़ा सा ना गोवा को या एरिया वाइज ना, एरिया वाइज सबसे छोटा है ना, एरिया वाइज देखिएगा तो सबसे छोटा जो है आपका देखने को मिलेगा स्टेट, और ऐसे एरिया वाइज है। बाकी अगर पॉपुलेशन वाइज पूछेंगे तो सिक्किम लगाइएगा आंसर ना, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा सिक्किम है। तो कन्फ्यूजन दोनों में नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन फंसा देंगे। ओके, आंसर गोवा हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल जो है से मेंशन है 44। यूनिफॉर्म 4 से याद रख लीजिएगा, एक ही जैसा दोनों है तो यूनिफॉर्म है। ओके, बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच प्लेस इज द नेटिव इनहेबिटेंट ऑफ टोडा ट्राइब। टोडा जनजाति के बारे में सुने हैं? तो टोडा जनजाति को बोला जा रहा है कि जो उनका निवास स्थल था, ओके, जो मूल निवास स्थल कौन सा माना जाता है? जौसर हिल्स, गारो हिल्स, थोड़ा गला फंस रहा है, सॉरी फॉर दैट, जयंतिया हिल्स या फिर नीलगिरी हिल्स। देखिए यहाँ से जो टोडा जनजाति देखने को मिलेगा वो मूल निवास स्थान है नीलगिरी हिल्स। क्या है? नीलगिरी हिल्स में आपको मिलेगा देखने को। ओके, अब नीलगिरी हिल्स आखिर होता क्या है? तो जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं ना, वहीं पे नीलगिरी है। और नीलगिरी के बारे में याद रख लीजिएगा, ये 3 स्टेट में है आपका, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यानी कि KKT। ओके, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, आपको पता है 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और आपको पता होगा कि नीलगिरी के लिए आप लोग को पता होगा, इसके लिए आप लोग का गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, आपको याद है? इससे बोला था गया था कि 37% जो रीजन है इसका आपको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए। ओके चलिए, तो यही सारा था। ओके, तो यही सारा कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, सारा चीज हो गया ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध गंगा एंड पंचगंगा रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। दूध गंगा और जो देखने को मिलेगा पंचगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर ताप्ती। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा रिवर ना, कृष्णा रिवर। ओके, तो इस पर बताया था कि श्रीशैलम डैम वगैरह बनाया गया है और नागार्जुन सागर वगैरह डैम भी इस पर कृष्णा रिवर पर बनाया गया है। ओके, तो याद रख लीजिएगा इसके बारे में। तो कृष्णा का सहायक नदी है दूध गंगा, पंचगंगा वगैरह। बाकी मैं जितने भी सहायक नदियाँ हैं मेन रिवर्स का, वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो जाकर उसको देख लीजिएगा। कृष्णा रिवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, दर्पण प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दर्पण जो योजना है वह किससे संबंध है? रूरल पोस्ट ऑफिस, रूरल हेल्थ, वीमेन एम्पावरमेंट या फिर रूरल वाटर इरिगेशन। तो देखिए हम लोग जो है
सर दर्पण योजना की बात करते हैं ताकि रूरल पोस्ट ऑफिस का क्या हो सके, विकास हो सके। क्या हो सके, रूरल पोस्ट ऑफिस का विकास हो सके, ताकि जो है से हम लोग सबको क्या कर सके, बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत ला सके। अगर पता होगा कि सारा लोग अगर बैंकिंग क्षेत्र में आएंगे, मतलब करने का मतलब पोस्ट ऑफिस तो बैंक ही ना है, पोस्ट ऑफिस बैंक बन चुका है, पोस्ट ऑफिस बैंक है ना, आप लोग देखे होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वगैरह, ओके नाम सुने होंगे, तो बैंकिंग के अंतर्गत लाया गया उसको। तो अगर सारा लोग पोस्ट ऑफिस से जुड़ेंगे रूरल एरिया से, तो सब लोगों का विकास होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका मेन पर्पस था, ताकि सब लोगों को बैंक के दायरे में लाया जा सके। ओके, तो रूरल पोस्ट ऑफिस का विकास हो सके, इसके लिए दर्पण था। अब दर्पण योजना का फुल फॉर्म आप लोगों को पता चलेगा, तब फुल फॉर्म में इसलिए डायरेक्ट नहीं दिखाया ना, ताकि अगर देखते तो तुरंत पता चलता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए इसका आंसर दर्पण का देखने को मिलेगा डिजिटल एडवांसमेंट। क्या मिलेगा, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म था दर्पण का, ठीक है। तो यही सारा था, 2017 में इसको चालू किया गया था, 2018 तक कंप्लीट करने की बात की गई थी। ओके चलिए, भारत में देखिएगा सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है, ये सब कुछ कुछ ना इंपॉर्टेंट है। डाकघर जो भारत में देखने को मिलेगा विश्व में सबसे ज़्यादा है। ओके चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो भारत का जो पहला पेमेंट बैंक था ना, जैसे कि नाम सुने होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, तो भारत का पहला जो पेमेंट बैंक था वो कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ टारगेट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान आपको पता होगा 2012 से 17 तक था ना। तो 2012 से 17 तक में जो पंचवर्षीय योजना था उसका क्या उद्देश्य नहीं था। रियल जो जीडीपी ग्रोथ था उसको 8% रखना था, एग्रीकल्चर ग्रोथ को हम लोग 6% देख रहे थे रखने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऐसे 10% रखने के लिए कोशिश कर रहे थे, या इंक्रीज ग्रीन कवर बाई 1 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि 12-17 यानी कि 2012 से 13 के बीच में हम लोग को 1 मिलियन हेक्टेयर जगह पे हमको प्लांट वगैरह और फॉरेस्ट वगैरह लगा देना है। यही तरह और हर मतलब ड्यूरिंग द पीरियड मतलब 2017 तक यही काम करते रहना है। 1 मिलियन एक हेक्टेयर बताया था ना कि अगर कोई 100 बाई 100 मीटर का लैंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 हेक्टेयर। तो आपको बताना है कि कौन इसका पर्पस नहीं था। तो देखिए इसका भी गलत है ना, एग्रीकल्चर ग्रोथ 6% नहीं था। एग्रीकल्चर ग्रोथ हम लोग पंचवर्षीय योजना जो लास्ट था 4% रखने के लिए कोशिश किए थे। एग्रीकल्चर ग्रोथ कितना था, 4% था। तो देख लीजिएगा यही गड़बड़ था। कुछ कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में याद रख लीजिएगा, 1951 से 1956 में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू जैसे इस कॉन्सेप्ट को दिए थे। ओके, और जवाहरलाल नेहरू तो वही पर्सन है जो कि जो बांध होता है, बांध वगैरह समझते हैं ना, डैम वगैरह, उसको आधुनिक भारत का टेम्पल बोले थे। तो याद रखिएगा मंदिर बोले थे। ओके, तो बहुत सारा योजना वगैरह मैं टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड करा चुका हूँ, देखिए कभी कभी आते रहते हैं। फर्स्ट जो प्रोग्राम था उसमें हम लोग एग्रीकल्चर पर फोकस किए थे, सेकंड पे हम लोग इंडस्ट्री वगैरह पर फोकस किए थे, ये सब आपको पता होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह। ओके, तो आपका देख लिए, सारा चीज़ देख लिया आपने। एक चीज़ याद रखिएगा, योजना आयोग अब खत्म हो चुका है ना, जो प्लानिंग कमीशन था खत्म हो चुका है। अब 1 जनवरी 2015 से जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उस समय इस गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग ला दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यही होता है, इसके आप लोग चेयरमैन देखने को मिलेगा, हमेशा से प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि नीति आयोग में, सॉरी प्लानिंग कमीशन में होते थे। क्लियर, तीसरा कुछ कुछ याद रखिएगा। टाइम पर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, 1 जनवरी 2015। तो यही कुछ कुछ क्वेश्चन थे। देखिए, तो मिलते हैं शाम को आप लोग को 8 बजे। ओके, तो 8 बजे के लिए वेट कीजिएगा, झारखंड वीडियो, वहाँ से आपका जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो उसको थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा ना वीडियो। चलिए, अब तो डेली का तो वीडियो मिल ही जाएगा। अब तो थोड़ा बहुत दिक्कत वगैरह था, तो दिक्कत वगैरह को टेंशन को खत्म कर दिया हूँ, तो अब मिल जाएगा। तो यहाँ तक आते हैं, तो जीएच जरूर लिखिएगा। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं 8 बजे शाम को। वंदे भारत।